एचटेट फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2016 से लेके आज तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एचटेट फिजिक्स में पूछे गए हैं उनको कवर करने वाली इस प्यारी सी सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सो डियर टीचर्स, डियर फ्यूचर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जी हां, स्वागत है आप सबका। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लास्ट टाइम हमने एचटेट 26 जुलाई 2025 को जो हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन नंबर सेट ए हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक हम कर चुके थे। इस बार हम 101 से 110 तक का क्वेश्चन अच्छे से सारे क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। सो करें स्टार्ट, बट विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड। बट क्या बोला भाई, अच्छे से सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको ताकि आपके एचटेट की प्रिपरेशंस में चार चांद लग जाएं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। हियर कम्स द फर्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 101। आपको पता है सेट ए, सेट बी, सेट सी सारे सेम आते हैं, बस क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, है ना। तो मैं सेट ए लेके चलता हूं भाई, कृपया इस चीज का ध्यान रखें। यस, सो पढ़ेंगे ध्यान से, पोज करेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे और फिर खुद से करेंगे। पोज करके आंसर मैच करेंगे। हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर लेंगे और होते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाया करो। टाइम बर्बाद नहीं करना। आपने कर दिया तो फिर मेरा वाला सॉल्यूशन क्यों देखना भाई, ना हुआ हो तो ही सॉल्यूशन देखना, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे उड़ जाना भाई। चलो, द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओए होए, यानी कहां से पूछ लिया? क्या मॉडर्न फिजिक्स से? बिल्कुल, एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर आप पढ़ते हो क्लास 12th में, वहां से उठा लिया। और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, हाँ, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वाली बात अब तो सिलेबस में है नहीं, उसका लाइफ टाइम, हाँ, अरे हाफ लाइफ टाइम दे रखा भाई, या पूछ रखा है, एवरेज लाइफ पीरियड पूछ रखा है, ये तो अब सिलेबस में है नहीं। यानी पढ़ाए हुए आपको काफी टाइम हो गया, अगर आप एक्सपीरियंस टीचर भी हैं तो, क्योंकि 2020 के बाद से ये चैप्टर रिमूव, ये टॉपिक चैप्टर से रिमूव हो चुका है क्लास 12th में। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे, लेकिन एचटेट में तो अभी भी पूछता है, तो आपको एचटेट की तैयारी फिजिक्स के 11 12 के पुराने सिलेबस को लेके करनी है, ना कि नए को। क्लियर? हाँ, तो देखिए भाई, उसका लैम्बडा यानी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दे रखा भाई इसने, कितना बोलता है कि लैम्बडा इज इक्वल टू, हाँ, 0.00231 पर डे, यानी पर मिनट में, पर ईयर में नहीं दे रखी यूनिट, पर डे दे रखी है, हाँ, और डेज में ही होती है अगर जनरली देखें तो, ठीक है। एवरेज लाइफ पीरियड इन डेज ही निकालना है आपको, आर रिस्पेक्टिवली एवरेज एंड हाफ लाइफ पीरियड और एवरेज लाइफ पीरियड निकालना है इसका आपको। तो हाफ लाइफ लैम्बडा यानी टाइम पीरियड हाफ वाला किसके इक्वल होता था भाई? टाइम पीरियड हाफ वाला। देखो, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, वो लगातार अपने आप को स्टेबल, वो मोस्ट अनस्टेबल होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए लगातार डिसइंटीग्रेट होता रहता है। किस चक्कर में? ताकि उसके न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो जाए किसी तरह। क्यों सर? क्योंकि वो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है जब दोनों बराबर होते हैं। तो वो कैसे करेगा सर? अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है भाई तो वो उनको प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करेगा, हाँ, और अगर प्रोटॉन्स ज्यादा है तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा। कैसे? अरे पूरी प्रोसेस अभी समझोगे क्या यार, चैप्टर में भी तो पढ़ना है कुछ। सो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर में लैम्बडा के बराबर। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2 कितना होता है? 0.6931, पता है? अरे 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज लोग की याद होनी चाहिए। 0.6931 ओवर में लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है 0.00231। जब आप इसको सोल्व करोगे, कर लोगे सोल्व, तो जैसा कि आंसर इसने दे रखा है एचटेट हरियाणा बोर्ड ने इसके आंसर की में, तो आंसर ये दे रखा भाई, तो यानी 300 आंसर आ जाएगा जब इसको इससे सोल्व करोगे। क्लियर है? अच्छा सर, हाफ लाइफ टाइम तो आ गया, आप एवरेज लाइफ टाइम बताना। उसको किससे शो करते थे? टाउ से। टाउ एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अब सर, अगर आधा टाइम 300 दिन है तो 600 दिन में पूरे का पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा डबल टाइम में। अबे ऐसा नहीं होता घोंचू। क्यों नहीं होता? कारण ये है, एक बात बताओ, इस रूम में अगर मैंने भर भर के 600 बंदे ठोक रखे हैं, हाँ, तो बताओ एकदम से दरवाजा खोलते ही पहले 300 तेजी से निकलेंगे या लास्ट वाले 300? है ना डिफरेंस?
क्या पहले 300 जितने टाइम में निकले लास्ट 300 भी उतने टाइम में निकलेंगे? नहीं, डिफरेंस है। अब ये मत बोलना कि सर इसका मतलब लास्ट वाले 300 स्लो निकलेंगे, तो क्या बाकी का आधा डिसइंटीग्रेट होने में स्लो ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं भाई, ये एनालॉजी उसके साथ एग्जैक्ट मैच नहीं करती, रूम वाली के साथ, उससे उल्टा है मामला। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिसइंटीग्रेट होता है तो पहला हाफ लाइफ टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लेटर वन। अब लेटर हाफ पहले हाफ के टाइम के बराबर नहीं है, हाफ डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। पहले वाला हाफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू द लास्ट वाला हाफ डिसइंटीग्रेशन। सो टाउ यानी एवरेज लाइफ टाइम इसका कैसे निकालेंगे? सिंपल, 1 ओवर लैम्डा कर दो भाई, यानी 1 ओवर 0.00231 कर देना, आंसर आपका 432.9 डेज आ जाएगा। क्या क्लियर है मेरी बात? अब सुनो भाई, अब फाइनल एग्जाम में यही चीज, अब आपका जब एस्टेट एग्जाम होगा तो क्या यही चीज फिर से पूछेगा? ना सर। तो क्या पूछेगा? इसके साइड से कुछ ना कुछ, इसके दाएं बाएं से क्या बोल देगा? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दे देगा। हाँ, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पूछ लेगा। वो कैसे करेंगे बताता हूं कैसे करेंगे। तो भाई देखो, ये पीवाईक्यू समझ में आ गया। अब आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे, थोड़ा सा सुन लो, नहीं सुनना तो स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो भाई। हाँ सुनो, काम की जानकारी है और लगभग फ्री में है भाई। सो टेस्ला क्लासेस नाम की एक ऐप है, प्ले स्टोर पे जब जाओगे आपके एंड्रॉयड फोन में, और अगर एप्पल या आईफोन आपके पास है तो उसमें साइट पे विजिट कर सकते हो। क्लियर? सो टेस्ला क्लासेस नाम के ऐप जब डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको एक कोर्स मिलेगा एचटेट फॉर फिजिक्स। वहां पे मैं जेडब्ल्यू और नीट के बच्चों के बैच चलाता हूं, न्यूली लॉन्च्ड ऐप है अपनी। तो मैंने सोचा कि इन दिनों में फ्री होता हूं तो क्यों ना एचटेट का कोर्स एक लॉन्च कर दिया जाए। वहां पे क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं उससे, ये डिफरेंस है कि वहां पे मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करवाए हैं। यानी जैसे आपका चैप्टर लॉज इन मोशन है, लॉज ऑफ मोशन, उसमें से पिछले 10 सालों में 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 22 के 22 क्वेश्चन एक ही चैप्टर में फ्रेम कर दिए। अब वो पूरा चैप्टर उन 22 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने रिवाइज करवा रखा पूरा, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवा रखे, एक क्वेश्चन जिस पॉइंट से पूछ रखा अब उस पॉइंट का पूरा दाएं बाएं का सारा आपको प्रॉपर वे में कम से कम टाइम में समझा दिया है। उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी वो 1.5 घंटे का लेक्चर अगर आपने देख लिया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो उसमें पूरा चैप्टर भी आपका साथ में मैं रिवाइज करवा रहा हूं। और कुछ करने की, कोई बुक उठाने की, कोई अलग कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई। यकीन रखिए सब वहां पे हो रहा है, एंड ऑल दीज फैसिलिटीज के साथ। और डीप मेरा एनालिसिस आप देख चुके हो स्ट्रेटजी वाली वीडियो में, जी हाँ एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो में, कि कितनी मेहनत मैंने इस कोर्स को एनसेंबल करने में कर रखी है। और ये आपको सिर्फ फर्स्ट 100 जो कस्टमर होंगे उनके लिए 400 रुपीज में, यानी 399 में अवेलेबल है। विदाउट एनी डिले आगे चलते हैं। और हाँ, अगर कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉल मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चलें आगे। अगर मैं कॉल ना उठाऊं, रिप्लाई ना करूं, 2-3 घंटे वेट कर लेना भाई, मैं खुद से कॉल कर लूंगा या फिर व्हाट्सएप कर दूंगा रिप्लाई। क्लियर? हाँ आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 102। हाँ, जरूरी नहीं है कोर्स लेना, सिर्फ यूट्यूब पे फोकस करोगे तो भी भैया इजीली पीवाईक्यूज के बेस पे 30+ ले लोगे। लेकिन अगर कोर्स पे चलोगे वहां पे 30+ की गारंटी 40+ में मैं कन्वर्ट करके आपको दे सकता हूं। टाइम तो इतना ही लगना है इसमें भी और उसमें भी, वहां पे बल्कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के तैयारी ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली हो जाएगी। और इतनी गारंटी देता हूं, इस लेवल की तैयारी हो जाएगी, केवीएस एनवीएस फिजिक्स जहां कहीं भी पूछी जाती है फोड़ दोगे भाई, फोड़ दोगे, गारंटी देता हूं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 102। वेर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू ए हिस्टेरेसिस लूप। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हाँ, जब एक हिस्टेरेसिस लूप के थ्रू गुजरता है, यानी उसका मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइजेशन वगैरह सब होता है, कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी कभी 0 कभी मैक्सिमम, ये सब होता है। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी काई एम क्या होती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन नॉट बी ए फिक्स्ड वैल्यू यानी कांस्टेंट, 0, इन्फिनाइट, नेगेटिव, कौन सी वैल्यू इसकी नहीं हो सकती काई एम की। अब सुनो ध्यान से, हिस्टेरेसिस लूप आप में अगर आप अभी फिलहाल अगर एज ए टीचर है, एज ए स्टूडेंट हैं, तो क्लास 12th में लास्ट टाइम 2019 में पढ़ा था भाई। उसकी बाद से सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है और कोरोना के बाद से तो वापसी भी नहीं हुई अब तक उसकी।
सिलेबस में। तो आप टीचर भी हैं तो 5 साल से आपने इसको नहीं रिवाइज किया भाई, चाहे आप जेडब्ल्यू पढ़ा रहे हो। मैं मेरी बात कर लूं, मैंने नहीं रिवाइज किया है, हाँ, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन एचस्टैट में तो है ये सिलेबस में अभी भी। क्लियर है ये चीज? तो कैसे सोल्व करेंगे, मैं याद दिलाता हूं। हिस्टेरेसिस लूप आई वर्सेस एच ग्राफ होता था, यहां पे बी भी शो कर सकते हो भाई। अब एच क्या है, एच क्या है और आई क्या है बता दो भाई। एच है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, हाँ, और आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हाँ, ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब क्या है सर, फर्क क्या है दोनों में? ये तो अप्लाई की जाती है। ये मान लिया एक आयरन का टुकड़ा है, इस पे मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अप्लाई जो की है बाहर से कहीं से, वो उसकी कितनी अक्षमता है इसको मैग्नेटाइज कर देने की, वो है अपने पास मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और ये कितना मैग्नेटाइज होगा उससे, इसकी वो अक्षमता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ रहे हो भाई? तो जो अपना काई एम है ना, वो होता है आई ओवर एच के बराबर, यानी ये वाली वैल्यू भाई में ये वाली वैल्यू। क्लियर? और जो अपना हिस्टेरेसिस कर्व है वो कुछ इस तरह से होती है भैया, कुछ इस तरह से बनती है, याद आई? इस तरह से। तो एक बात बताओ, क्या ये लीनियर है ग्राफ आई और एच का? आपने पढ़ा होगा आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, उससे कंपेयर करो। ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता था वी वर्सेस आई ग्राफ में, लेकिन वी वर्सेस आई ग्राफ क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था, हाँ या ना? तो स्ट्रेट लाइन अगर हो तो इसका मतलब वी बाई आई कांस्टेंट हो, लेकिन यहां पे स्ट्रेट लाइन है क्या? हर जगह तो कर्व बनी हुई है, हाँ। तो यानी क्या नहीं हो सकती, आई बाई एच, यानी काई एम की वैल्यू, काई एम की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, कैन नॉट बी ए कांस्टेंट, क्योंकि ग्राफ लीनियर नहीं है, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो सकती, कैन नॉट बी, यानी वन इज द राइट आंसर। हाँ, और इंफिनिटी कब होगी, इंफिनिटी कब हो जाएगी? एनीथिंग बाई जीरो, अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी बोल सकते हैं, एनीथिंग बाई जीरो। तो एक बात बताओ, एच की वैल्यू जब जीरो है तो आई की वैल्यू कुछ ना कुछ है भाई, हाँ। तो इसका मतलब काई एम इस केस में इंफिनिटी पहुंच गया। क्लियर? अब आई की वैल्यू जब जीरो है उस टाइम पे एच की वैल्यू कुछ ना कुछ है भाई, हाँ। इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और इस तरफ पॉजिटिव है, तो आई और एच यानी एनीथिंग बाई जीरो इंफिनिटी, और जीरो बाई एनीथिंग जीरो, हाँ। तो यानी वैल्यू जीरो भी हो सकती है भाई। क्लियर है ये चीज? सो जीरो पॉसिबल, इंफिनिटी पॉसिबल, नेगेटिव पॉसिबल, ए फिक्स्ड वैल्यू कैन नॉट बी, इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? काई एम कैन नॉट अटेन ए फिक्स्ड वैल्यू और ए कांस्टेंट वैल्यू। क्या क्लियर है कि भाई भेजे में घुसी ये बात? अरे हाँ या ना? चलें आगे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पोज करो, ध्यान से इसको देखो मेरे भाई, कितना आसान और फ्री का क्वेश्चन। मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली पैटर्न वाली वीडियो में, शायद पैटर्न वाली वीडियो में बताया था कि वो टेबल रट लेना भाई, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन का तरीका क्या है, डिटेक्शन का तरीका क्या है, और यूजेस क्या हैं, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज क्या है। वहां से 2 क्वेश्चन शॉर्ट लिख के ले लो। एचस्टैट 2026 में भी दोगे, 27 में दोगे, 28 में दोगे, मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई डेली लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वाला चैप्टर है ये, यहां से पक्का पूछता है और उसका फोकस रहता है डेली लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे। क्यों? क्योंकि हरियाणा पहला राज्य था एनईपी लागू करने वाला, हाँ। तो एनईपी दिखनी चाहिए ना एग्जाम्स में। क्लियर? सो डीप स्टडी करनी है आपको, सारे पीवाईक्यूज की निचोड़ना है कि क्या पूछता है। मैं गारंटी देता हूं पेपर से पहले वाले दिन तक तो ना ऑलमोस्ट अंदाजा ही लगा लोगे कि पेपर में क्या पूछेगा, अगर मेरे को ऐसे यहां पे फॉलो करते रहे तो। मेरे को नहीं, इस डेटा को फॉलो करते रहे तो। मैं कौन हूं भाई? ये डेटा है, जो कुछ है, जो मैंने शेयर किया था आपके साथ। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बेलो। मैच करो भाई ABCD को 1 2 3 4 से। विजिबल लाइट, लाइट जो ये है, जो हम देखने में हेल्प करती है अपने को, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पैटर्न का मतलब स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, बिल्कुल है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विजिबल लाइट तब जनरेट होती है जब इलेक्ट्रॉन्स ना एक ऑर्बिट से दूसरे हायर ऑर्बिट में या हायर टू लोअर ऑर्बिट में जाते हैं, तो फोटॉन्स एमिट आउट होते हैं भाई।
क्या निकलते हैं? फोटॉन्स निकलते हैं। अब ये फोटॉन्स के निकलने की एनर्जी रेंज जब स्पेसिफिक होती है तो विजिबल लाइट निकलती है। यानी जब भी ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का लोअर टू हायर या हायर टू लोअर स्टेट में, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी आउटर वाले जो होते हैं उनका जब ट्रांजिशन होगा ना, तब जनरली विजिबल लाइट रेज प्रोड्यूस होती हैं। और जब इनर इलेक्ट्रॉन्स बाहर या अंदर आते हैं, ये तो आउटर थे, आउटर वाले यहां आ गए वापस चले गए, यहां वाले यहां आ गए वापस चले गए। जब इनर इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे ही ट्रांसफरेंस होता है तो अपने पास अल्ट्रावायलेट रेज जनरेट होती हैं भाई, यूवी रेज। क्लियर? सो विजिबल लाइट वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं, वाइब्रेशन से लगातार अगर मैं यहां पे ऐसे 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 वाइब्रेट करता रहूं, क्या हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी? बिल्कुल। और हीट एनर्जी से रिलेटेड होती है आपकी इंफ्रारेड वेव्स। हाँ, यानी आपका डी मिल गया भाई 1 के साथ, डी मिल गया 1 के साथ, वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विद इंफ्रारेड। इसके बाद विजिबल लाइट, मैंने बोला आउटर इलेक्ट्रॉन्स ना कि इनर। इनर इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांजिशन करते हैं तो प्रोड्यूस होती है भाई अल्ट्रावायलेट रेज। यानी कि ये वाला यहां पे सी का 3 के साथ मैच हो गया, एक 1 का 4 के साथ, तो 1 का 4 के साथ 1 का 4 1 का 4 1 का 4 1 का 4 यहां पे हो रहा है भाई, 1 का 4 ही था ना, हाँ 1 का डी 1 का डी 1 का डी सॉरी 1 का डी 1 डी यहां पे है, 1 डी यहां पे, यानी ये दोनों तो गए। क्लियर? अब दूसरा देख लो, आपका तीसरा सी से C3 के साथ, C3 के साथ, इसमें है क्या C3? नहीं। इसमें है क्या C3? यस। तो ये आंसर हो गया भाई 4। अब देखो इसमें A2 के साथ है, A2 के साथ है, A2 के साथ, तो विजिबल लाइट, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। बिल्कुल, अभी तो बताया था। क्लियर? अब मैंने क्या बताया था? रेडियो वेव्स कब जनरेट होंगी भाई? कब जनरेट होंगी? जब अच्छा ये वाला बताया था, अल्ट्रावायलेट रेज कब होंगी? जब इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, इनर सेल वाले जब ट्रांसफर होंगे हायर ऑर्डर या हायर से लोअर, लेकिन अंदर की तरफ इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात हो, तब। स्पेसिफिक थोड़ा सा फर्क है बस इन दोनों में। क्लियर? विजिबल में और अल्ट्रावायलेट में फर्क समझ में आया? रेडियो वेव्स, अब रेडियो वेव्स का मामला बच गया भैया, तो ये बच गया फिर। हाँ, रैपिड एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स। वैसे मैं आपको बताऊं, ये ना सारी टाइप की वेव जनरेट करने में काम आता है भाई। ये फोर्स पार्ट जो है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है कोई रेडियो वेव्स का, इस पे कब्जा नहीं है। हाँ, ध्यान से सुन लेना, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। हायर फ्रीक्वेंसी से करा दी तो अलग टाइप की, लोअर फ्रीक्वेंसी से करा दी तो अलग टाइप की, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट अलग अलग टाइप की वेव्स जनरेट होती है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है कहीं पे। समझ में आई मेरी बात? तो ये सभी के लिए, लेकिन जब तीनों क्लियर थे तो ये चौथा अपने आप बच गया भैया। सो 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? चले आगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 104 सामने है भैया। क्या बोलता है देखो, एन आइडियल एयर कोर सोलेनोइड। सोलेनोइड आते ही माइंड में क्या आया? क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, हाँ 4 चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, हैज ए रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर 9000। द सोलेनोइड कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड। यानी अब चैप्टर 3 तक की बात नहीं रही, चैप्टर 4 तक की बात नहीं रही, अब बात चली गई किस पे भैया? अल्टरनेटिंग करंट्स वाले चैप्टर पे। हाँ, इंडक्टर वाला मामला आ गया भैया। हाँ, एनर्जी स्टोर्ड। सो एक बात बताओ, तो ये इंडक्टर है भाई, एक सोलेनोइड है ऐसे, उसमें से करंट चल रहा, तो इंडक्टर बन गया ये। हाँ, और एनर्जी निकालनी है, इंडक्टर की एनर्जी आपको पता है भाई, बता दो, पॉज करो, बताओ, आंसर मैच करो। इंडक्टर की एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ LI² होती है सर, लेकिन L अपने पास दे नहीं रखा कहीं भी, ना 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 ना, ना। I है, रेडियस है उसका, और लेंथ है
लेकिन एल तो है नहीं। तो सुनो भैया, एल कैसे निकालेंगे? आपको पता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस एल कैसे निकालते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि अकेला सोलेनोइड है, उसमें कोई दो अलग अलग पार्ट्स नहीं है भाई कि एक अंदर हो एक बाहर हो ना, एक अकेला सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल, याद आया कुछ? हाँ, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी भाई 9000। ए कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस इज इक्वल टू 2/100 मीटर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, तो पाई आपके पास 3.14, आर का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे ना भाई? हाँ, पुट करो, अभी करके देखो यार, फाइनल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। एल कितनी लेंथ दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, लेकिन गलती मत कर देना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना, यानी 12/100। क्लियर है मेरी बात? ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। वैल्यूज पुट करो, एल की वैल्यू आएगी उसको यहां पुट कर देना। अभी आंसर नहीं आ गया भाई, एल की वैल्यू जो भी आएगी उसको यहां पुट कर देना। आई 2 एम्पियर दे रखा है, पुट कर देना, आंसर आएगा आपका जो हरियाणा बोर्ड ने इसका दे रखा है वो बताता हूं 2.13, और मैच भी हो जाता है, मेरा हो गया। अब मैं पुट करके नहीं दिखा रहा, यहां पे 2.13 आएगा, यहां पे 2.1 तक ही दे रखा है, तो इतने जूल एनर्जी आ जाएगी ऐसा यूनिट्स में, क्योंकि आपने सब कुछ ऐसा ही में लिया और इसने पूछा भी ऐसा यूनिट्स में ही है। अब एक दूसरा तरीका इसी को सोल्व करने का बता दूं, ये नोट हो गया। दूसरा तरीका है एनर्जी डेंसिटी वाला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे लिखते नहीं है बुक्स में, कहीं नहीं लिखा मिलेगा, बस यू लिख देगा एनर्जी। हाँ, बल्कि ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, यानी बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। अरे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है, उसके कारण किसी भी मटेरियल में जो एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ, वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद आया? अब मैग्नेटिज्म है यहां पे क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मामला था, यहां मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो ई की जगह बी आ गया। एप्सिलॉन नॉट के उल्टा जाता है म्यू नॉट, आपको पता होगा। हाँ, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता वहां पे कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मामले में। मैग्नेटिज्म में क्या आ जाता है? म्यू नॉट ओवर 4 पाई, यानी एप्सिलॉन नॉट नीचे रहता है तो म्यू नॉट ऊपर रहता है। यहां पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट नीचे खिसक जाएगा। क्लियर? अब इस तरीके से ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला है। अब ये वॉल्यूम इस तरफ ले जाओ, सो एनर्जी विल बी इक्वल टू इनटू में वॉल्यूम आ जाएगी भाई। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनोइड के लिए क्या होती है? म्यू नॉट एन आई होती है भाई, म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन बाई एल। क्लियर? अब इनटू में वॉल्यूम क्या होगी इस सोलेनोइड की? इस सोलेनोइड की वॉल्यूम क्या होगी? इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है? 2/r, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू में एल। तो वॉल्यूम को लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू में एल, एल से एल हो जाएगा कैंसल। क्लियर? म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी 9000, आई दे रखा 2 एम्पियर, पाई 3.14, आर का स्क्वायर यहां से निकाल ही लोगे भाई इसका स्क्वायर, बस वैल्यू सेम टू सेम 2.13 एम्पियर आ जाएगी। चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, दो तरीके आपको बता दिए। एक नई बात ये बता दी कि ये एनर्जी नहीं होती, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है मेरे भाई, तो इस तरफ वॉल्यूम ले जाना मत भूलना। क्या क्लियर है मेरी बात? चले आगे। सो आंसर विल बी 4। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 105। क्या बोलता है भाई? ध्यान से सुनना है। ए पॉजिट्रोनियम एटम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको न्यूक्लियर फिजिक्स का बोलोगे क्या? ना, मेरी राय मानो तो एटम से ले लो, ना कि न्यूक्लियाई से, और उसमें भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ग्रेजुएशन टच आएगा भाई। ध्यान से देखना, टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, एक नई चीज सीखोगे। ठीक है, स्किप मत करना ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि फटाफट होने के हैं। नई चीज सीखोगे, एग्जाम में आ गया, फटाक से कर दोगे, लोगों से एक कदम आगे चले जाओगे। ए पॉजिट्रोनियम एटम, अब एक पॉजिट्रोनियम एटम क्या होता है इसने दे रखा है, ये एक सिस्टम है जिसमें कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और मैं आपको बता दूं, मास ऑफ ए पॉजिट्रॉन, मैं पूरा पॉजिट्रॉन लिखूंगा, इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है भाई। ठीक है, समझ गए पॉजिट्रॉन के बारे में? नियरली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट ऑर्बिट ईच अदर। अब पॉजिट्रॉन, हाँ, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं ऐसे, यानी ऑर्बिट बना रहे हैं। ठीक है, सो द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन पॉजिट्रोनियम, हाँ, आर n टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लाइंस इन द हाइड्रोजन एटम।
बोल रहा है कि वेवलेंथ इन पॉजिट्रोनियम। अब सुनो, वेवलेंथ कहां से आई? जब दो अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग पार्टिकल्स एक दूसरे के ऑर्बिट में चलते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं भाई, एनर्जी लेवल्स जनरेट होते हैं भाई। क्या जनरेट होते हैं? एनर्जी लेवल्स। और क्या प्रोड्यूस होती हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस, जब भी दो पार्टिकल एक दूसरे के अबाउट रिवॉल्व करते हैं। और यही रीजन है कि एक एटम्स में स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है जब भी एनर्जी लेवल्स उसके चेंज होते हैं। बात तो कन्वर्सली सेम ही है। चलो फिर, सो लैम्डा पॉजिट्रोनियम की n टाइम्स ज्यादा है लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन एटम की, लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन एटम की। यानी लैम्डा पॉजिट्रोनियम, हाँ, बाई में लैम्डा हाइड्रोजन इज इक्वल टू n। तो बोलता है इस n की वैल्यू निकाल दो, ये n कितना आएगा? तो सुनो भाई, बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा तो नहीं पर ध्यान से सुन लेना। सुनो, जब भी दो एलिमेंट एक दूसरे के अबाउट रिवॉल्व करते हैं ना, तो उनके एनर्जी लेवल्स रिड्यूस्ड मास पे डिपेंड करते हैं। किस पे करते हैं सर? रिड्यूस्ड मास पे। अच्छा, और मास का डायरेक्ट कनेक्शन इस वेवलेंथ के साथ होता है। तो अगर हम रिड्यूस्ड मास की रेशियो पॉजिट्रोनियम एटम में क्या रहेगी वो निकाल लें, और रिड्यूस्ड मास की वैल्यू हाइड्रोजन एटम में क्या रहेगी वो निकाल लें, और उसका लैम्डा से रिलेशन रख के वो रेशियो इसके बराबर रख दें, तो शायद n की वैल्यू आ सकती है। चलो फिर करते हैं ट्राई। सुनो, क्या बोला मैंने? रिड्यूस्ड मास क्या डिसाइड करता है? जब दो एलिमेंट एक दूसरे के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो जो रिड्यूस्ड मास उनका होगा, दोनों का मिलके मास रिड्यूस हो जाता है ओवरऑल। रिड्यूस्ड मास जो उनका आएगा वो डिसाइड करेगा कि एनर्जी लेवल्स क्या जनरेट होंगे, वेवलेंथ क्या जनरेट होगी, वेवलेंथ की रेशियो क्या रहेगी, तभी तो निकाल पाएंगे। हाँ, तो सुनो भाई, रिड्यूस्ड मास को म्यू से शो करते हैं। किससे? म्यू से। तो म्यू इन केस ऑफ पॉजिट्रोनियम देखते हैं पहले। म्यू की वैल्यू होती है भाई मास ऑफ वन एलिमेंट इंटू में मास ऑफ सेकंड एलिमेंट बाय में मास ऑफ वन एलिमेंट प्लस में मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, जो रिवॉल्व कर रहे हैं एक दूसरे के अबाउट। एलिमेंट की बजाय पार्टिकल बोलूंगा तो और बेटर है। क्लियर? अब पॉजिट्रोनियम एटम में एक कौन है? पॉजिट्रोनियम, मास 1 पॉजिट्रोनियम। दूसरा कौन है? मास 2 यानी इलेक्ट्रॉन, बाई में मास ऑफ पॉजिट्रोनियम और प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है मेरी बात? अच्छा भाई, अब दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या मैं इसको भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दूं, इसको भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दूं? बिल्कुल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय में 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या मेरे पास Me बाय में 2 आ जाएगा, मास ऑफ रिड्यूस्ड मास ऑफ पॉजिट्रोनियम। हाँ है ना? जो पॉजिट्रोनियम एटम उसका रिड्यूस्ड मास अपने पास Me बाई 2 हो जाएगा। ठीक है सर, अब हम रिड्यूस्ड मास हाइड्रोजन एटम का निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन एटम का। दैट विल बी इक्वल टू, अब हाइड्रोजन एटम में कौन कौन रिवॉल्व करता है एक दूसरे के अबाउट? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और उससे बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहां पे मास ऑफ m1 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ मुझे, क्या मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा होता है? बिल्कुल होता है सर। क्या क्लियर है ये चीज? हाँ। अब मास ऑफ प्रोटॉन जो कि 1837 गुना ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो क्या थोड़ा सा मास इसमें ऐड होके फर्क डाल पाएगा? नहीं। तो मैं क्या इसको मास ऑफ प्रोटॉन ही ना लिख दूं? समझ में आई बात? तो इसको हम दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसी अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ती है, ग्रेजुएशन में फिजिक्स आपने पढ़ी है, पता होगा। MP से MP डिलीट यानी कैंसल। रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों का रिड्यूस्ड मास अपने पास आ गया है। अब एक बात बताओ, एनर्जी आपको पता है डेल E इज इक्वल टू mc² होता है, डेल mc², ये मास है वही वाला। क्लियर? अब ये किसके इक्वल होता है? hc बाई लैम्डा। अरे E इज इक्वल टू h न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट h, समझ में आया? h न्यू, न्यू को c बाई लैम्डा लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, क्या मास लैम्डा के इन्वर्सली है या नहीं है? दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। बिल्कुल हैं। यानी और बाकी सारे कांस्टेंट है, देखो ये स्क्वायर से c कैंसिल, h प्लैंक कांस्टेंट, c3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। ये सब कांस्टेंट तो इन्वर्सली हो गए एक दूसरे के। हाँ, यानी लैम्डा पॉजिट्रोनियम बाय में लैम्डा h विल बी इक्वल टू इनके उल्टी किसकी रेशियो? इनके मासेज की।
दिस विल बी इक्वल टू रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन बाय में रिड्यूस्ड मास ऑफ पॉजिट्रोनियम। अरे हाँ या ना, क्योंकि उल्टा है भाई, ये रिड्यूस्ड मास ही है m, जिसको म्यू से शो कर रखा है, सो उल्टा है, तो यानी दिस विल बी इक्वल टू म्यू एच किसके इक्वल है, म्यू हाइड्रोजन का एम ई के बराबर। अच्छा भाई, बाय में म्यू पॉजिट्रोनियम का कितना है, एम ई बाय में 2, एम ई बाय में 2, 2 ऊपर चला गया, एम ई से एम ई कैंसिल, क्या 2 के बराबर आएगा, क्या ये रेशियो 2 के बराबर आएगी, हाँ, यानी n कितना आएगा, 2 आएगा। अरे हाँ या ना, क्या समझ में आई मेरी बात? तो कितना इंटरेस्टिंग सा लेकिन बहुत इजी। अब एक बात बताओ, इसमें से आपको क्या चीज नहीं पता थी, सिर्फ एक रिड्यूस्ड मास के अलावा, और रिड्यूस्ड मास कोई नई चीज नहीं है मेरे भाई, ये रॉकेट प्रोपल्सन के मामले में पढ़ा है आपने क्लास 11th में, हाँ, और कहां पढ़ा है रिड्यूस्ड मास, आपने रिड्यूस्ड मास को आपने रॉकेट प्रोपल्सन के अलावा एटम चैप्टर में भी पढ़ा है भाई, जिसने थोड़ा सा जेडब्ल्यू का टच अगर लिया है कभी तो, या फिर ग्रेजुएशन में तो डायरेक्ट ही पढ़ते हो भाई इसके मामले में, ठीक। और उससे पहले रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास निकालते टाइम जरूरत पड़ती है इसकी, क्लियर है, सिंपल, थोड़ा टिपिकल वाली प्रॉब्लम्स में, डायरेक्ट वाली में नहीं, क्लियर। चलें आगे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज 106 ऑन योर स्क्रीन। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है भाई, वेव ऑप्टिक्स का, बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल आंसर सामने सामने दिखाई दे रहा है। सुनो, आउट, पहले खुद से ट्राई करो, फिर मेरे वाले से मैच करना, क्लियर हो जाए, आंसर मैच कर जाए, मूव टू द नेक्स्ट वन, क्लियर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कोहेरेंट सोर्स बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करना है भाई, हाँ, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड से, तो कौन सा तरीका सही रहेगा? सुनो सुनो सुनो, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, एक ही सोर्स से दो ऐसे सोर्सेज बनाना, दो सोर्सेज बनाना जिन दोनों का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, स्पीड वगैरह सब का सब, फेज वगैरह सब सेम हो भैया, ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। आप कभी भी दो अलग अलग रियल सोर्सेज लेके उनको कोहेरेंट नहीं बना सकते कभी भी, लेकिन एक सोर्स से लाइट को दो अलग अलग सोर्सेज जनरेट कराने में अगर हेल्प कर दी तो वो सोर्सेज कोहेरेंट बन सकते हैं, तरीका सही होना चाहिए। अब कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं आप स्लिट्स का यूज करके, प्रिज्म्स का यूज करके, स्क्रीन्स का यूज करके, मिरर्स का यूज करके। भाई सुनो, अब तो ऐसे आप करते, क्लास 12th में पढ़ते हो, बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं आपके पास। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या आप डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड करते हो, या सिर्फ ऐसा करते हो कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट रेज ऐसे निकल रही है और यहां पे क्या कर दिया, स्लिट रख दी, तो यहां से जो लाइट हिट करेगी वो एक अपना नया वेव फ्रंट बनाएगी, यहां पे जो लाइट हिट करेगी वो अपना नया वेव फ्रंट बनाएगी, हाँ या ना, और ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होंगे, हाँ या ना। इसमें डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड तो हुआ ही नहीं, क्लियर। अच्छा भाई, तो यानी ये तो नहीं है। फ्रेजनल्स बाय प्रिज्म, प्रिज्म में सिर्फ, और नाम में यार प्रिज्म में सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है, और जब रिफ्रैक्शन कंप्लीटली हो तो एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप क्लास 10 में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं भाई, क्लियर है। हाँ, वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है, एम्पलीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो यानी ये भी नहीं है। लॉयड्स मिरर, अब मिरर में कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा भाई, क्या होगा, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, और कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो गया तब भी एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड नहीं होगा भाई मेरे, क्लियर है। तो जैसे कि, अरे मिरर वाला फंडा एक बार दिखा देता हूं, जैसे कि मान लिया ये सोर्स है आपके पास, एक मिरर यहां रखा है, एक यहां रखा है, इस तरह से, तो यहां से जो रे गई वो इस तरह से चली जाएगी, यहां से जो गई वो इस तरह, मान लिया, अरे हाँ, यहां से जो रे टकराएगी वो इस तरह चली गई, क्लियर। मान लेते थोड़ी सी एंगल वगैरह चेंज कर लेना, तो ये दोनों अलग अलग सोर्सेज से आती हुई लगेंगी यहां बैठे हुए पर्सन को, और ये कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, लेकिन कंप्लीट रिफ्लेक्शन हुआ है भाई, इसमें डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कहां से आ गया, तो बच गया एक न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ये ही आपका आंसर है। अब बात करते हैं ये ही आपका आंसर क्यों है। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, 12th में नहीं पढ़ते, पर 12th में इन तीनों की बात करते हो, मिरर की, प्रिज्म की, YDSE एक्सपेरिमेंट की, तो यहां से आपको कंफर्म हो गया तीनों नहीं है, तो ये बच गया आंसर। लेकिन ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है भाई। अब जब पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ है
तो यानी उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बची है भाई रेज के पास, यानी उनका एम्पलीट्यूड कम हो गया है। तो एक सोर्स में एम्पलीट्यूड कम, दूसरे में भी कम, ओवरऑल हायर था। तो एम्पलीट्यूड डिवीजन, इसको एम्पलीट्यूड डिवीजन वाला एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट को। सो 4 इज द राइट आंसर। चलें आगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 107। कितना आसान, पर क्लास 12th में जब मैं ये चीजें बच्चों को पढ़ाता हूं तब बोलता हूं कि ये गलती मत करना मेरे भाई। क्या कि एन टाइप लिखा देख के समझ लेगा कि ये तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ऐसा नहीं होता। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या पॉजिटिवली चार्ज होता है? नहीं। नेगेटिवली? नहीं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? बिल्कुल। पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द इंप्योरिटी? ना। सी आ गया, 3 आ गया भैया। सो सर फिर एन टाइप क्यों बोला, इसको बताता हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, जैसे कि मान लिया सिलिकॉन था अपने पास। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में भैया 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4, क्योंकि ये 14th ग्रुप का मेंबर है। अब इसमें ये आई है भैया, आई, हाँ इस वाला डॉट इसके साथ रखना, अलग मत समझना। ये 4 अपने पास इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में। अब एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इसके अंदर डाल दो, डॉप कर दो इसको, तो इसके अंदर मान लिया फास्फोरस है, ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट डाल दो, फास्फोरस ले लिया, तो इसके अंदर ना कई सारे सिलिकॉन हैं। अब क्योंकि ये है ही सिलिकॉन, 1 2 3 4 सिलिकॉन, 1 2 3 4। अब आपने क्या किया, यहां पे ना फॉस्फोरस डाल दिया। अब इसके पास 5 हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला यहां वाले सिलिकॉन के साथ, ये वाला यहां वाले सिलिकॉन के साथ, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए कोई बचा ही नहीं। तो जितने फास्फोरस आप ऐड करते जाओगे, हर फास्फोरस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। आप बोलोगे तो सर एक जब आया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हो गया ना लेटिस, तो नेगेटिवली चार्ज्ड। अरे नहीं भाई, ये जब आया तो साथ में इसके अंदर प्रोटॉन्स भी तो हैं जितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। हाँ, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल हैं, लेकिन वो प्रोटॉन्स अंदर ही पड़े रहते हैं, सिलिकॉन वाले भी, फॉस्फोरस वाले भी। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स वो वाले फ्री बच गए जो एक्स्ट्रा हैं हर फास्फोरस एटम के पास। तो यानी कौन एक्स्ट्रा बच गए फालतू घूमने के लिए लेटिस में? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी उतने ही हैं, पर वो सारे के सारे बाउंड हैं हर फास्फोरस एटम के साथ। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आता जा रहा है जो फ्री है, तो इसीलिए ओवरऑल इसको एन टाइप बोल दिया गया भैया। क्या क्लियर है? इसी तरह पी टाइप में होता है मामला। हाँ क्लियर। उसमें क्या करते हैं, 13th ग्रुप का कोई मेंबर डोप करते हैं सिलिकॉन के अंदर, तब पी टाइप बन जाता है यार। इसमें क्या खास है? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 108। पॉज करो, खुद से सोल्व करो फटाफट, बहुत आसान भाई। Which of the following is not a property of electromagnetic waves? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है? अभी थोड़ी सी देर पहले एक और क्वेश्चन ईएम वेव से करके हटे हैं, मैंने बताया 5-6 क्वेश्चन भी कभी कभी इस चैप्टर से आए हैं। कब आया था? 2021 में 6 क्वेश्चन इसी चैप्टर से, इसी टेबल से, बल्कि यूजेस, प्रोडक्शन, डिटेक्शन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज। क्लियर? चलो फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। और ये तो क्लास 10 के टाइप का क्वेश्चन है। आजकल छोटे बच्चों को बताओ था ईएम वेव्स क्या हैं। हाँ सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है इनमें से? एक तो ये ना एसिड वाले, नोट वाले बहुत पूछते हैं क्वेश्चन यार। सुनो, दीज वेव्स शोज इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। पूरी वेव्स ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट की ही बात हो रही है, और उसी में पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन टॉपिक्स आते हैं। तो हाँ भाई, शो करती हैं बिल्कुल। तो नोट में ये तो आंसर होगा नहीं। क्लियर? सोचना ही नहीं ज्यादा। इन दीज वेव्स द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिल्कुल, जब भी कहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, ईएम वेव जनरेट होंगी। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन रखा है मान लिया रेस्ट पे, तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है, कुछ ना कुछ न्यूटन पर कूलम्ब में। अब मैंने इसको मूव करा दिया, जब ऊपर लेके गया तो यहां से पोजीशन इसकी चेंज हुई, अरे डिस्टेंस चेंज हुई जब ये ऊपर गया, तो हाँ, तो उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हुई। बिल्कुल, तो इसको ऊपर नीचे करते ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी लगातार, और चेंज होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है मान लिया, चेंज हो रही है और आगे प्रोपेगेट कर रही है। चेंज होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हाँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद आया?
थोड़ा बहुत उससे एनालॉजी से। कैसे कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक चार्ज चलता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। समझ में आई बात? हाँ, यानी वहां से एनालॉगी दे रहा हूं बस। अगर नॉलेज कम है तो, नॉलेज ज्यादा है तो फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है मैक्सवेल इक्वेशन से, हाँ गोज थ्योरम से, हाँ गोज लॉ बोल देंगे बेटर, मैग्नेटिज्म में जो गोज लॉ है उससे, कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही तो वहां पे चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इन टर्न वो चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इन टर्न वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही चलता रहेगा, वेव प्रोसीड करती रहेगी। चार्ज यहीं के यहीं वाइब्रेट हो रहा है। चार्ज वहीं टावर पे, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल का टावर जो है वहां पे चार्ज वाइब्रेट हो रहे हैं किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। किस फ्रीक्वेंसी के साथ? जो उस कंपनी ने गवर्नमेंट के साथ डील की है कि हम अपनी रेज इस फ्रीक्वेंसी पे छोड़ेंगे। एयरटेल वालों को बोल देना कोई और फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराएं ताकि हमारे वाले से उनकी फ्रीक्वेंसी मैच ना हो। समझ में आई बात? हाँ, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे वाइब्रेट होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आगे से आगे जाते जाएंगे, और जब आगे से आगे जाते जाएंगे तो उस रास्ते में उनके अगर कहीं पे कोई और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो उन वेव्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि वो बिगाड़ती अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता उनके पास। लेकिन चार्ज पार्टिकल तो यहां टावर पे रखा भाई। हाँ, तो वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल अप्लाई किया आपने, इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स पे कोई फर्क नहीं डाल सकती, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करता है। यानी ये बात बिल्कुल सही है। दीज वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना, सो विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी, दीज कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड, यानी बिल्कुल सही बात है। कैन बी डिफ्लेक्टेड लिखा यानी गलत बात है भाई। सो दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल पे अफेक्ट कर सकती है। चार्ज पार्टिकल एक जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, वेव जा रही है आगे से आगे। अब एक्सटर्नल लगाते रहो, इस वेव को क्या असर डालेगा? नहीं। अब यहां पे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, पता है ना आपको? हाँ, उनको अफेक्ट नहीं कर सकते हम। कैसे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा के नहीं, कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। वो क्या है? जैमर लगाते हैं ना, लगाते हैं। उनमें ऐसा क्या होता सर? भैया एलसीआर सर्किट होते हैं। वो क्या करते हैं सर? इतना डीप में जाने के लिए डीप में पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ यहां पे डिस्कस नहीं हो, वो लेंथी टॉपिक है। फिर बता दूं थोड़ा सा, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट सुना है? हाँ, वो बनता भाई। सुनो, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। बिल्कुल सही बात है। तो भैया ये ही है जो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। चलें आगे। सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर। अब हर क्वेश्चन में जो जो सीखते जा रहे हो नोट करते जाना, गारंटी देता हूं। अब जो अपने कोर्स में क्या अलग है, वहां पे सिर्फ इसकी बात नहीं होगी भाई, सिर्फ इसकी बात नहीं होगी। जो अभी बातें की सिर्फ वो नहीं होंगी, इनसे 4-5 मिनट फालतू लगाई जाएंगे एक्स्ट्रा। इसके साइड में मूव करेंगे, यानी दाएं बाएं और क्या पूछ सकता है इससे। और ये जो PYQs इस चैप्टर से आज तक पूछे गए हैं, जो कि 18 के करीब है मेरे ख्याल में, मैंने बताया था 20 के करीब, तो वो सारे PYQs 18, वो सारे PYQs इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा देंगे आपके कोर्स में। यहां पे तो करवाऊंगा ही, पर सारा चैप्टर टच नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ध्यान से सुनते जाओ। चलें आगे। सो हियर कम्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 109। पोज करो, ध्यान से देखो। वेव ऑप्टिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, डायफ्रैक्शन बेस्ड भाई। क्या बोलता है? ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, लैम्डा इज 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ऐसा ही मिलेगा। चलो भाई सब कुछ। होल्स नॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट स्लिट ऑफ विड्थ, विड्थ दे रखी है हाँ 0.2 mm, ए से शो करते हैं हाँ 0.2 mm, यानी बाय में 1000 इतने मीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। द लीनियर विड्थ एज ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 2 मीटर अवे, हाँ यानी डी डिस्टेंस दे रखी भाई स्क्रीन की, किससे? इस बीम से 2 मीटर। क्लियर? हाँ, तो लीनियर विड्थ बतानी है, यानी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बतानी है। W से शो करते हो क्या? मर्जी आपकी। सो फार्मूला क्या होता है? ये तो डायरेक्ट है भाई। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी? 2 लैम्डा ओवर A इंटू में D। लैम्डा की वैल्यू है भाई, A की वैल्यू है भाई, D की वैल्यू है आपके पास। पुट कर देना, आंसर आएगा मीटर में। कितने, किस में आएगा? इतने मीटर। लेकिन उसने बोला है इन सेंटीमीटर। क्या बोला है? सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चन ना 1 महीना हो गया मेरे को रगड़ते हुए। हाँ बताया था ना, पूरा एनालिसिस निकाला मैंने इनको निचोड़ के।
हाँ, और इसी तरह क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं भाई, क्लियर, डायरेक्ट है। सो इस सेंटीमीटर में दे रखा, मीटर में आंसर चाहिए था, तो आ जाएगा इनमें से कोई एक, कर दोगे ना, मैच कर लेना भाई। ये मीटर में आएगा, इसके बाई में, इसके इंटू में 100 कर देना, सेंटीमीटर में आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये आता होगा, आई एम नॉट श्योर। बता दूं आंसर एक बार इसका? एक सेकंड, जस्ट वेट 2025 क्वेश्चन नंबर 109। अबे क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर है 1.2 दे रखा है। हाँ भाई सही है, ये वाला आ जाएगा भाई, क्लियर है। चलें आगे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज PYQ सीरीज, क्वेश्चन नंबर 110 ऑफ द जुलाई 2025 HTET क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स। बहुत आसान, क्लास 12 पे बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट। चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी भैया ग्रेविटी का कोई फंडा नहीं है, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हुए बिना, यानी मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल प्लस के हुए लगातार इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसी स्पीड से चलता रहेगा लगातार। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है? ई और बी का रिलेशन बताना है। तो एक बात बताओ, अगर इस रीजन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, यानी नॉन जीरो कर दूं, हाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी कितना? क्यू ई के बराबर, और फोर्स क्या होता है? एम ए के बराबर, यानी इसमें एक्सेलरेशन आएगी, यानी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो तो रख ही नहीं सकते भाई आप, क्लियर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो, सिंपल। हाँ, सो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होना पॉसिबल नहीं है, नॉन जीरो होना पॉसिबल नहीं है। जीरो अगर हो गई मामला तो भैया, जीरो अगर हो गई तो चलता रहेगा, क्लियर। नॉट पॉसिबल पूछा तो इन दो में से आंसर है। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो भाई, अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो असर ही नहीं है इस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो गई तो ये एक्सेलरेशन आएगी ही आएगी। हाँ, तो यानी ये वाला पॉसिबल ही नहीं है भाई। अब ये वाला कैसे पॉसिबल है होना? ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो अगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो अगर है तो इसमें क्या आएगी? एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैंने नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है कुछ इस तरह से कि वो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा दे, अपोजिट डायरेक्शन, इसके मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दे, तो क्या इस एक्सेलरेशन को काउंटर कर देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को कैंसिल कर देगी? बिल्कुल। तो ये भी पॉसिबल है भाई, समझ में आई बात? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड किसी ऐसी डायरेक्शन में लगा के कैंसिल कर देगी कि ये फिर सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा, इसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना? क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड का क्यू वी बी। हाँ या ना, क्लियर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की है वो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई वी वैल्यू के बराबर ऐसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दूं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका फोर्स हो, तो फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। हाँ या ना? सो नॉट पॉसिबल, तो एक ही बचा, दैट इज द थर्ड वन। क्या मेरी बात आई समझ में? सो आई होप आज के सेशन में मजा आया होगा। सो एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप अपनी प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, जहां पे चैप्टर वाइज मैंने सारे PYQs को कुछ इस तरह से करवाया है कि एक PYQ, मान लिया आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उससे 13 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में इस तरह सोल्व करवाए गए हैं कि क्वेश्चन के बाद उसकी पूरा निचोड़ निकाल दिया 10 मिनट लगा के। जी हां, और उस चैप्टर का पूरे का रिवीजन उन PYQs के साथ साथ करवा रखा है। तो आपको उसके अलावा कोई बुक नहीं उठानी, बस वो कोर्स है ना जिसमें कि आपको 35 के करीब वीडियोस मिलेंगी, 30 to 35। वो सारी वीडियोस 2 बार अच्छे से देख के आपकी नोटबुक में समा लेनी है कहीं ना कहीं, और उस नोटबुक को रिवाइज करते जाना है एग्जाम तक। गारंटी देता हूं, आउट ऑफ 60 40 प्लस आपके कहीं नहीं गए भाई 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में कैसे, वो स्ट्रेटेजी भी सारी उस कोर्स में है। 399 ओनली, यानी मैक्सिमम 400 रुपीज में चैप्टर आपको, ये कोर्स आपको
पड़ेगा। और यहां पे सिर्फ क्लास 11 12 के चैप्टर नहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जिन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो करवा रखे हैं, प्लस आपका फिजिक्स की पेडागोजी करवा रखी है, जी हां, और प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के अलग से चैप्टर, सब कुछ आपको एकदम डीप एनालिसिस के साथ पूरा सिलेबस करने को मिलेगा। उससे बाहर नहीं जाना, कोई एक्स्ट्रा बुक उठाने की जरूरत नहीं है। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं कोई भी डाउट या प्रॉब्लम पूछने के लिए, चाहे कोर्स लिया है या ना लिया है। यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कोई भी डाउट या प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं, मैं तुरंत आपको सोल्यूशन दे दूंगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। एचटेट क्वालिफाई अगर हुआ, गारंटी है गवर्नमेंट जॉब हाथ में आ गई, आंकड़े तो यही बोलते हैं। जय हिंद, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 to 120 के साथ।